चलेगा गाइस, प्लीज प्लीज स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट गाइस। वार्म वेलकम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे आवाज आने दो यार, गुड मॉर्निंग। तो आज कर रहे हैं जय गणेश, और आज शुरुआत करेंगे एक तूफानी सब्जेक्ट, एंड दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन माय लाइफ। वेरी ऑनेस्टली, मतलब इस सब्जेक्ट में मेरा 10 साल चला गया है, एंड ये सब्जेक्ट टेक्निकली मेरे लिए सबसे फेवरेट है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इट्स अ फैक्ट थिंग। एंड वी आर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट विच इज बेसिकली इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। सब्जेक्ट के नाम में ही दम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम तोड़ सब्जेक्ट है। एक जमाने पहले 2012 सिलेबस आया था जहां पर मैंने पढ़ाया था ECL, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ। इंस्टीट्यूट को लगा इसमें कमी है, उन्होंने डाल दिया EBCL, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ। तो 3 लॉ कर दिया। फिर उनको रियलाइज हुआ 2022 सिलेबस में कि भाई साहब ये सब्जेक्ट में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का भी नॉलेज देना पड़ेगा। तो इन्होंने सब्जेक्ट का नाम कर दिया इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ा सा समझना, अंडरस्टैंड। जैसे आपने कभी ना कभी तो सुना होगा ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, करेक्ट बात। इसको लेकर ये आपसे स्पेशलाइजेशन चाह रहे हैं, और ये पार्ट ECL में पहले था, मतलब ये नया नहीं मेरे लिए। ये पार्ट ऑलरेडी 2012 सिलेबस में था। मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात? 2012, 2017, 2028। तो समझो, इसका पूरा इन एंड आउट अपने को खोद के पढ़ना है, और बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, भरोसा मानना, खूब मजा आएगा। मतलब इतना नॉलेज है, लेंदी है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत एफर्ट टू द पॉइंट, कट टू कट रहना पड़ेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इतने सुंदर टॉपिक है, एंड टेक्निकल है, ये भी मैं क्लियर करूंगा। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि अरे अपने बस देख लिया ऊपर ऊपर हो गया, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अगेन अ टेक्निकल सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, एंड देन ओनली दिस सब्जेक्ट इज पॉसिबल। समझ आया आपको मेरी बात? करें तो आप, ये सब्जेक्ट है क्या, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में और थोड़ा ये करेंगे। पहले दिन से सबके पास नोटबुक अलग चाहिए, करेक्ट? सबसे पहले नोटबुक अलग चाहिए। अगर आप बहुत सारे क्लासेस में हैं, मतलब लाइक हो सकता है कि 4-5 सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत ग्रुप वाले अगर कोई बच्चे हैं, तो हो सके 100 पेजेस की नोटबुक मल्टीपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैरी करना इजी होगा। ये एक चीज है। नोटबुक इज मैंडेटरी फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि आपने स्टेशनरी खरीद लेना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि बिलीव मी, जितने भी लेक्चर्स हैं कॉम्पैक्ट टू द पॉइंट, हम डेली बेसिस पर चलेंगे, इसमें एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है, ठीक है? एक आधा हॉलीडे अलग बात है, बट लेक्चर जब होगा, हर दिन पर नई चीज रहेगी, तो आप एक एक लेक्चर जिस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो एंड तक कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दैट इज फॉर अ श्योर। करेक्ट गाइस? तो ये सब्जेक्ट है क्या, मतलब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दूंगा। आज मैं पढ़ाने नहीं वाला हूं, मैं आज आपको पूरा सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब्जेक्ट में क्या है, टॉपिक्स क्या है, कितना वेटेज है, कैसा चलेगा। इन्होंने डिवाइड किया है पूरे सब्जेक्ट को 2 पार्ट में। पहला पार्ट अगर आप देखते हो, दैट इज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, 60 मार्क्स, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस फॉर 40 मार्क्स। तो ये आपका 2 पार्ट बन गए। मेरा ये सवाल है, इकोनॉमिक लॉ का मतलब क्या है? अब लॉस तो आप सारे पढ़ ही रहे, लॉ सब्जेक्ट तो आप फेमिलियर हो गए। लॉ मतलब कोई पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुई चीज है वो आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। बट व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इकोनॉमिक लॉ का अर्थ क्या होता है, कमर्शियल लॉ का मतलब क्या होता है? करेक्ट बात, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। सब्जेक्ट के नाम में लिखा है इकोनॉमिक लॉ इज अ लॉ विच इज एट मैक्रो लेवल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेक्स, डॉलर्स, फॉरेन प्रॉपर्टी, करेक्ट, दिरहम्स, पाउंड्स, कन्वर्जन, फॉरेन सिक्योरिटी, करेक्ट गाइस? तो आज एक कंपनी अगर MNC है, तो उसको बहुत सारे क्या करना है, कंप्लायंस में, बाहर से लोन रेज करना है, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाना है, बाहर इन्वेस्ट करना है। तो आप उस लेवल का कंसल्टेशन करोगे कि जो बेसिकली मैक्रो लेवल पर है। किस लेवल पर है? इकोनॉमी,
इकोनॉमी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, समझो मेरी बात। तो दैट इज एट अ मैक्रो लेवल। अगर आप टॉपिक देखोगे ना जो इकोनॉमिक लॉ में है, फॉरेन एक्सचेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीए फाइनल पे पढ़ाते हैं, आपको एग्जीक्यूटिव में दे दिए, आपकी जिंदगी हो गई आसान। समझ रहे हैं मेरी बात? इंस्टीट्यूट मजे ले रहा है आपका, करेक्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सीए फाइनल की मॉड्यूल ओपन करो और बेसिकली यहां पर देख लो, आपको सेम मिलने वाला है। सो फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि एक क्लाइंट पूछेगा, सर मेरे पास $1,00,000 पड़ा है घर पे, करेक्ट बात, कितना फॉरेक्स में घर पे रख सकता हूं बताइए। समझे मेरी बात? कितना फॉरेक्स में, कितना गिफ्ट इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहा हूं, कितना कैरी कर सकता हूं। क्लाइंट फोन करता है, अचानक फोन करता है, बोलते रुको रुको, मयूर सर को फोन लगा के पूछते हैं। नहीं नहीं, आपको मालूम पड़ना है, करेक्ट। तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। एक्सचेंज मतलब लगभग आप समझना पूरे वर्ल्ड में, मैंने आपको हमेशा बोला है 190 कंट्रीज है, 160 प्लस करेंसीज है, बहुत सारे कंट्रीज कॉमन करेंसी यूज करते हैं। आईएनआर छोड़कर 159 करेंसीज है। आज आईएनआर टू डॉलर, डॉलर टू आईएनआर, ये कन्वर्जन्स कैसे होंगे, कौन कर सकता है, किसके पास लाइसेंस है, कितना अलाउड है। रतन टाटा जी अगर अब्रॉड जा रहे फ्लाइट में, कितना करेंसी साथ में लेके जा सकते हैं, कितना लेकर आ सकते हैं, कितनी परमिशन लेनी है, नहीं लेनी है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है, बुर्ज खलीफा के अंदर फ्लैट खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये सारी बातें आपको सीखने मिलने वाली। क्या छोटा मोटा लॉ है? Not at all. Believe me, it's very technical, very interesting and very knowledgeable. Correct? Definitely मेहनत तो है, ये मैं क्लियर हूं। External commercial borrowings, raising loan from outside India. एक बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, BNY मेलॉन, क्रेडिट यहां से वहां से कर्जा उठाती है। तो आज बाहर का कर्जा ले रहे, देश पे कर्जा बढ़ रहा है, कितना अलाउड है, नहीं अलाउड है, दैट इज इकोनॉमिक कमर्शियल लॉस, ECB। करेक्ट गाइस? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे फेसबुक ने रिलायंस में पैसे लगाए, करेक्ट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाहर से पैसा लगा रहे हैं, करेक्ट बात। FDI, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सब फॉरेन वर्ड आ गया सर, डर गए, करेक्ट है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है। जैसे मेरे कजन है, बैंगलोर में रहता है, उन्होंने बहुत बड़े जो थे, मतलब मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, तो मैंने देखा उनके दादाजी जो है उन्होंने बैंगलोर में रिसाइड किया, उन्हें अच्छा लोकल बिजनेस क्रिएट किया, उनके दोनों बच्चों ने पूरे कर्नाटका में अच्छा बिजनेस सेट किया। अब उनके बच्चों के बच्चे जो अभी थोड़े यंग डायनामिक है और आज वो कारोबार को एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैं गया, इनको रियलाइज हुआ भाई ये बंदा है और इसको नॉलेज है, खाने पे बुला लिया उन्होंने। मैं बोला जिनको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, और पापा मैंने प्रेशर डाल दिया, बेटा रिश्तेदार है, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो नहीं जाएंगे। बैंगलोर में पढ़ाने गया था, बोले बस नियर बाय, काई का नियर बाय, बहुत दूर, वो लेने आए, हम आएंगे। आज समझना मेरी बात, सच्ची बता रहा हूं मैं। और मेरे को इतना awkward फील हो रहा, बिकॉज आई डोंट नो डैम एनी सिंगल रिलेटिव देयर। मेरा दिमाग, और घर से फोन, नहीं नहीं बेटा जाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, जाना चाहिए, आना जाना रखना पड़ता है। भाई साहब इतना लव अफेक्शन उन्होंने दिया, वो दिल से दिया था। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ बात करते करते कि भाई साहब ये टेक्निकल बंदा है। अगले दिन, थोड़े दिनों बाद, करेक्ट बात, फिर वो मिलने आए थे कि मैं जा रहा हूँ फाइनली, अब मैं, मेरा बैच हो गया, पहला बैच है, 15 दिन में इधर ही था, बीच में 4-5 दिन के बाद एक बार मिलने गया। एंड में वो एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए, जहां पर एयरपोर्ट ड्रॉप, बैंगलोर में एयरपोर्ट थोड़ा दूर होता है, सिटी से बाहर है, 1-1.5 घंटा दूर बैंगलोर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट आउटस्कर्ट में है। तो वो ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं हम तेरे को ड्रॉप करेंगे, हमने ऐसा। तो मैं समझ गया, और उनके बच्चे कच्चे सब आके बैठे हैं, एंड हल्लू कार में 1 घंटा बात करना है। सो कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या कोर्स करना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा। 1-2-4 क्वेश्चन के बाद मैं समझ गया कि ये एक्सपोर्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, और फ्री कंसल्टेशन चल रही है, करेक्ट बात। 3-4 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, बाकी मैंने बोला कोर्स है वो ज्वाइन करो, समझे मेरी बात, मतलब स्पेशलाइजेशन कोर्स आते हैं इसके एक्सपोर्ट के, वो ज्वाइन करो, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो गाइस ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस कैसे लेना है, क्लाइंट अप्लाई करता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस में आपको एक नंबर अप्लाई करना पड़ता है, IC, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, एक क्लाइंट के पास है मेरे, करेक्ट बात। वो IC नंबर जब अप्लाई करेगा तो वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, दैट इज अगेन देयर। हाउ टू डू दैट, दैट इज अगेन देयर। देखो यहां से IC मैं आपको दिखाता हूं, वन ऑफ दी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनीज है ये, जो हमेशा मैं दिखाता भी हूं, और हमारे कॉमन क्लाइंट्स में एसोसिएट पार्टनर में है IC। ये देखो
IEC दिख रहा आपको है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, सरकारी सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझे मेरी बात? तो ये लाइसेंस कैसे लेना है, कंप्लायंस कैसे करना है। आज आप घर बैठकर कोई जैसे नहीं भिड़े आचार पापड़ बना के बेच रहा है, बट भिड़े का आचार पापड़ में दम है, तो एक्सपोर्ट करने लायक हम जैसे लोग मदद करेंगे, हम जैसे लोग गाइड करेंगे कि कैसे ब्रांड क्रिएट करना है, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर करना है, फूड लाइसेंस कैसे लेना है, उसको एक्सपोर्ट पे कैसे लेके जाना है, कहां पर अप्लाई करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। दैट इज बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। समझे मेरी बात? देखो आपको लोकल लेवल पे रहना है ना, एक किराना दुकान चलाना है, कोई जरूरत नहीं, इतना मत पढ़ो, क्या जरूरत है पढ़ने की। बट गाइस अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, आपको बड़े बड़े कंपनीज को उस लेवल पे लेके जाना है, एज ए लीगल डॉक्टर, लीगल एडवाइस काम करना है, तो आपको सारा टेक्निकल नॉलेज, ये नॉलेज बहुत रेयरेस्ट लोगों के पास है, भरोसा मानना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके रिश्तेदार पकड़ लो, सारे लोग पकड़ लो, आस्क एनी टाइम पर्सन, यू विल नॉट एबल टू गेट एनीवन हु इज केपेबल टू एक्सपोर्ट थिंग्स। समझो मेरी बात। एंड इट इज अ स्पेशल नॉलेज, विल गिव यू द स्पेशल एक्सपीरियंस एंड द प्रोफेशनल फीस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? तो ये एक्सपोर्ट आ गया। ODI, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया के पैसे बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। FDI, इंडिया से बाहर पैसे लग रहे हैं। ODI, रतन टाटा, जयगौर, टाटा मोटर की 100% सब्सिडरी, रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदी, लग्जरी कार। तो ODI, कैसे खरीदना, क्या खरीदना, लीगल पेपर्स क्या फाइल करना है, ODI। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, इनफैक्ट आज ही स्टार्ट करेंगे अपन। करेक्ट है बात? थोड़ा सा उसका ब्रीफ करेंगे। जैसे इस कानून में पता है क्या सीखने मिलेगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा और मैंने आपको थोड़ा सा ET या एग्जीक्यूटिव में एग्जाम्पल भी दिए होंगे। जैसे अभी आपको पता है, मैंने आपको बोला था ये बात करे कि जैसे अभी मोदी जी ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं US में, और वो जो बिडेन या इनको मिल रहे हैं। करेक्ट है? तो आज वो मोदी जी पूरा ट्रैवल करता है। मोदी जी पुणे में थे, क्या कार देखे अपने थप 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 थप, नहीं मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलने गया, मैं बोला ट्रैफिक होगा मेरे घर में, मैं एयरपोर्ट पे मिलने गया था। मैंने उनको बोला था आप घर मत आइए, आप आएंगे तो पूरा हमारा इलाका डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं एयरपोर्ट आ जाता हूँ। कितना फेंकता हूँ यार। हाँ सुनो, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू, सुनो तो, हाँ उनके लेक्चर का एक्सेस दिया। सुनो मेरी बात, तो आप वो देखना, समझना मेरी बात कि अब यहाँ पर देखो, मोदी जी को एक सवाल आया था, तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे पूछा, मयूर देख मैं इतना जा रहा हूँ, मैं अभी जो बिडेन को मिलने जा रहा हूं, कम से कम मेरे प्राइवेट प्लेन में 300 डिप्लोमेट साथ में रहेंगे। करेक्ट है? और मेरे जाने से 1 महीना पहले 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स पहले US पहुंच जाएंगे स्टडी करने के लिए। इन पूरा इसका खर्चा होता है हमारा रफली 150 CR। ये 150 CR क्या वो US गवर्नमेंट भरेगा, क्या इंडियन गवर्नमेंट भरेगा, क्या मुझे भरना पड़ेगा, क्या क्या आधा आधा भरना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब FCRA में मिलेगा। समझे मेरी बात? मोदी जी कितना गिफ्टिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या गिफ्टिंग अलाउड है? कल जो बिडेन बोला मोदी जी 50 BMW गिफ्ट करना चाह रहा, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो मोदी जी ले सकते कि नहीं ले सकते? ये कानून FCRA बताने वाला है। समझो मेरी बात? मतलब अच्छा गिफ्ट लेना है तो प्रोटोकॉल क्या है, कितना अमाउंट का लेना है? मोदी जी के एक रिश्तेदार US में, आप बोले सर मोदी जी हमारा क्या संबंध है CS का? बताऊंगा है, मतलब है बहुत, यू आर लीगल डॉक्टर, तो आपको ये एक्ट में पढ़ाया जाएगा क्या अलाउड है, क्या गिफ्टिंग देना है, क्या नहीं अलाउड है। करेक्ट बात? एग्जाम्पल है, जस्ट इमेजिन, आई रिमेंबर वन डे लॉन्ग टाइम बैक, 7 years बैक, मैं एक मेरे फ्रेंड के वेडिंग में गया, और मैंने इंस्टाग्राम या वो टाइम पे फेसबुक चलता था, फेसबुक पे स्टेटस डाला था कि आई एम एट दिस प्लेस एंजॉइंग द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड, ऐसा मैंने वीडियो डाला। वो टाइम पे ऐसा सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट है, अभी थोड़ा कम कर दिया, पहले ज्यादा ही था, मतलब अभी का भी ज्यादा है बट पहले का ज्यादा ही था। करेक्ट है? तो मैंने डाला, one of my student of CA, he came to know that, and so love and affection, so nice, so मतलब बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग है। वो उसको पता चल गया वेडिंग का है, उसको पता चला, वो पहुंच गया वेडिंग हॉल के बाहर, कॉल किया कि सर आई एम दिस एंड आई एम आउटसाइड द हॉल, जस्ट आई वांट टू मीट यू फॉर 2 minutes। मैं बोला अच्छी बात है, मैं चला गया मिलने, बाहर मिलने गया, उसने गाड़ी में बिठा दिया, घर गया, घर पे खाना खिलाया। मतलब खाना खा क्या है, वेडिंग में काम क्या है? समझ रहे मेरी बात? खाना खाया, मैं उसके घर गया, भी बोली तब प्यार से लेकर गया यार, और मैं
कंफर्टेबल था, फ्री था, और मैं उसको जानता था। अभी आप लोग हमसे पढ़े हैं तो आप कहीं मिलोगे तो ऐसा नहीं नहीं सर भाग जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। 2 मिनट बात करोगे ना, कहीं भी मिले तो 2 मिनट कैसे हो सर, अच्छे है ना, ऐसा तो बात करोगे कि नहीं करोगे? अरे बेशर्मो, अरे हाँ तो बोलो यार, भले मत कर लेना, दिख गए तो यू टर्न मार के चले जाना। तो अभी खाना वाना खिलाया, उसके मम्मी दादी सबसे मिलवाया, हम बैठे थे, करेक्ट बात, सबसे मतलब वेरी फैमिली टच। और मैं आया, इट्स बीइंग 7-8 years, स्टिल आई रिमेंबर द सेम। छोटे छोटे अतिथि देवो भव, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं। जैसे एग्जाम्पल है कि, जस्ट एग्जाम्पल है कि अगर जो बिडेन कम टू इंडिया, ठीक है ना बात, जो बिडेन का पूरा खर्चा यूएस गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। ओनली राष्ट्रपति भवन में जो डिनर होगा वो हमारी तरफ से अतिथि देवो भव रहेगा, बाकी अलाउड नहीं है कि घुमा रहे खिला रहे, पिकनिक स्पॉट है, रिश्तेदार थोड़ी ना है, चलो यहां खिलाएंगे, मॉल घुमाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये सारा कानून है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, तोड़े इसमें। उसके बाद SEZ, हिंजेवाड़ी। हिंजेवाड़ी देखा है? पुणे के पास में एक जगह है हिंजेवाड़ी, नाम में दम नहीं है बस जगह में दम है, करेक्ट बात। क्या हिंजेवाड़ी SEZ है? यस। SEZ मतलब एक एरिया डिक्लेयर करना जहां पर सारी कंपनीज ऑफिस डालेंगे और गवर्नमेंट उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो आपके क्लाइंट को SEZ में ऑफिस डालना है, SEZ के अंदर एक कंपनी डालनी है, तो उसका क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसीजर है, हाउ टू ओपन अ कंपनी इन SEZ। इंडिया में बहुत सारे जोन्स है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे MIDC एरिया, इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया, तो ये जोन्स डिक्लेयर होते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स लेना है, अगर आपको आपकी कंपनी डालनी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, SEZ के लिए आपको क्लाइंट्स को कंसल्ट करना है। यू गाइज विल कंसल्ट द क्लाइंट हाउ टू ओपन अ कंपनी इन SEZ। समझे मेरी बात? तो ये आपका हो गया विच लेवल, इकोनॉमिक लॉस। विच लॉस? आर यू गेटिंग दिस? अरे ऑनलाइन जनता गुड मॉर्निंग। हाँ, तो इकोनॉमिक लॉस वाली बात होगी। बताओ क्या टफ चीज है? देखो वर्ड्स देखो, पहले तो 4-5 टॉपिक में तो फॉरेन वर्ड आई है जिंदगी में, करेक्ट बात। बताओ कौन से? फॉरेन एक्सचेंज, एक्सटर्नल कर्जा लेना बाहर से, करेक्ट बात। उसके अपने को अपने घर वाले कर्जा नहीं देते, घर वालों को पूछ के बताओ 5 लाख रुपए चाहिए, पापा बोले बेटा 5 लाख तो दूंगा पहले मैं। समझो मेरी बात। तो आप बाहर से कर्जा लेकर आ रहे हो तो अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड, इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, ओवरसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आते कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस 7 कितने टॉपिक है आपके? इकोनॉमिक लॉस 5 टॉपिक कितने? कमर्शियल। समझ रहे? 5 से थोड़ा ज्यादा ही है, अगले स्लाइड पे और 1-2 आने वाले हैं, करेक्ट गाइस? तो अब ये देखो समझना, ये कमर्शियल लॉस क्या होता है? व्हाट इज अ कमर्शियल लॉ? कमर्शियल लॉ इज अ लॉ व्हिच अ जनरल बिजनेसमैन नीड टू कंप्लाई इन डूइंग द बिजनेस, करेक्ट बात। इफ द बिजनेस इज एट मैक्रो लेवल देन इट इज इकोनॉमिक लॉ, एंड इफ द पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट इज अ कमर्शियल लॉ। लेट मी टेक अ एग्जांपल लाइक अ बिल्डर्स। Nowadays builders are under the government regulator। जैसे अभी आप पढ़ोगे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, करेक्ट बात। बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? RBI, बैंक्स का रेगुलेटर RBI, इंश्योरेंस का IRDA। तो बिल्डर्स का रेगुलेटर है रेरा, बिल्डर्स का रेगुलेटर है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, करेक्ट बात। तो वो एक कानून आ गया आपका रेरा। कंस्ट्रक्शन लाइन आज बहुत बड़ा सेक्टर है, आज इसका कानून एज अ CS कंपनी के अंदर, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में CS है और आपको रेरा अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना है, रेरा अथॉरिटी के सामने कंपनी के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेशन रखना है। यू कैन नॉट सिंगल प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, महारेरा, महाराष्ट्र रेरा। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी बेचना अलाउड नहीं है। आप महारेरा के वेबसाइट पे जाओगे, अभी जैसे मैंने मेरे एरिया में देखा भी एक नया जैसे महारेरा, कल में 4-5 क्लाइंट आए, सब लोग बोल रहे हैं 19 लाख में फ्लैट ले रहे हैं। मैं बोला क्या चल रहा है ये? 3-4 क्लाइंट आ गए मेरे पास, मैंने बोला क्या है स्कीम का नाम, तो इमीडिएटली मैंने स्कीम का नाम लिया, महारेरा में डाला, पूरी कुंडली बाहर आती है,
पूरी कुंडली, कितने फ्लैट्स है, क्या स्क्वायर फीट है, क्लियर टाइटल है नहीं है, डिस्प्यूट है, प्लान पास क्या हुआ है, ब्लूप्रिंट कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पूरा रिकॉर्ड आजकल कोई एड़ा नहीं बना सकता है। बिल्डर कैन नॉट लूट द पब्लिक। सपनों का घर जो होता है ना वो लोगों को मिलना चाहिए। बिल्डर लॉबी वाज लूटिंग द पब्लिक। डीले फ्लैट दे रहे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हल्का दे रहे, कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, पार्किंग बोला नहीं दिया, तो ये लफड़े हो रहे थे। इसलिए हमें इनके ऊपर क्या बिठाना पड़ा, रेगुलेटर, एंड द रेगुलेटर इज रेयर। तो अब ये देखो, कोई जैसे मैंने अभी देखा, ये जैसे एक स्कीम अभी जो मैंने देखा था, अजिंक्य टावर्स करके, सादा सा ये है, करेक्ट है, छोटे फ्लैट्स है, 1 BHK फ्लैट्स है पूरा। यहां पे क्लिक करो, यहां पे व्यू द डिटेल्स, चले जाओ, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, हु इज द मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट के नाम क्या है, करेक्ट है, कितने पार्किंग गैरेजेस है, अब तक उसका डिटेल अपडेट नहीं हुआ है, करेक्ट है, कितने टावर नंबर, कितना पोडियम है, कितने स्क्वायर फीट के फ्लैट है, कितने अपार्टमेंट है, कितने बुकिंग हो चुकी है, कितना वर्क हो चुका है, टावर नंबर 2 में कितने अपार्टमेंट है, करेक्ट है, कितने सैंक्शन फ्लोर है, 13 मंजिले का बिल्डिंग बन रहा है, कितने पार्किंग अलॉट होने वाले, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर 5-5 3-3 लाख में बेच के एड़ा बनाते हैं, तो कम से कम उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी, मतलब उनके प्रोमोटर के फोटो भी लग जाते हैं भाई, कहीं पकड़े गए तो पत्थर भी फेंक सकते हैं आप उन पे, टॉट माना जाएगा, बट एग्जाम्पल, करेक्ट बात। तो ये कितना क्या बुकिंग्स है, कौन सा बिल्डिंग नंबर A7, बिल्डिंग नंबर A6, इसका कंप्लीशन डेट कब तक है, ठीक है ना बात, कब तक कंप्लीट करके देने वाले हैं, पूरी जानकारी, इनफैक्ट विद इमेजेस, प्लान लेआउट भी डालते हैं वो लोग। मतलब आप ब्लूप्रिंट ओपन करोगे ना, पूरा बिल्डिंग कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, ये येड़ा नहीं बना सकते हैं, ये पूरा डिटेल भरने के बाद ही प्रोजेक्ट की ओपनिंग करनी है। समझे मेरी बात? यू कैन नॉट स्टार्ट सेलिंग द फ्लैट, नहीं तो लोगों को ऐसा येड़ा बनाकर, इनकी नहीं, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल है कि कॉपी ऑफ लेआउट, लेआउट क्लिक करो, यहाँ पे लेआउट, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, क्या दिखेगा, इतना। तो एज अ कंस्ट्रक्शन फर्म, एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बड़े बड़े लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, आज इनको लीगल एडवाइस चाहिए, रेरा पे CS का काम नहीं लग रहा आपको? अरे बहुत मजा है, खूब मजा है। मतलब मैंने मेरे बिल्डर से 8,000 रुपए रिकवर करके दिखाया मैंने। 8,000 बहुत छोटी अमाउंट है, बिल्डर को देना पड़ा, नॉलेज, येड़ा नहीं बना सकता। आई हैव डन, मैंने करा, मैंने कंप्लेंट दर्ज करी, मेरे यहाँ पे डिफेक्ट था मेरे ऑफिस में एक जगह पर, बिल्डर को ठीक करना पड़ा, बोले इससे पंगे नहीं ले सकते, ये लीगली लड़ लेगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज का पैसा बनना चाहिए या सेव होना चाहिए, राइट? आई कैन शो, मतलब मैंने किया, बिल्डर ने क्लियर करके दिया मुझे। मेरा खुद का जो ऑफिस लोकेटेड है उसमें मेरे पास कुछ इश्यूज थे मुझे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। उन्हें किया, मतलब उन्हें मुझे गलत नहीं किया, उन्हें प्रॉपरली रिपे किया, सब चीज की। मैंने उठा के इतना बड़ा मेल लिखा, मेरे को जितना नॉलेज था, और बिल्डर ने को बोला कि भाई तेरा 8,868 तुझे मेरे को देना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एंड द बिल्डर एक्सेप्टेड, यू हैव टू एग्री, ओके विल बी कंप्लीटेड, डेवलपर्स। समझ रहे हैं? बातों से नहीं काम करता है, ड्राफ्टिंग, लीगल लैंग्वेज, हाउ टू अप्लाई, प्रोसीजर, सेक्शन, उसको पता है, ये इसके पास है। समझे मेरी बात? करेक्ट है? तो इस बिल्डर से 8,000 बिल्डर ने दे दिए, मेरे अकाउंट पे है। मतलब 8,000 की नहीं बात है, बट इतना छोटा अमाउंट कोई देगा क्या बिल्डर? बोले सर देना पड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ महारेरा एंड द थिंग्स। मेरे को पता है, अगर बिल्डर से फ्लैट खरीदने के 5 साल तक उसमें एक दीवार पे लाइन भी आ गई, बिल्डर को आके ठीक करना पड़ेगा, और वो मैं करवाऊंगा। मतलब बिल्डर, अगर दीवार गिर गई है, कुछ प्रॉब्लम है, छोटा मोटा क्रैक है, वाटर लीकेज है, प्रॉब्लम है, बिल्डर के फिक्सचर्स एंड फिटिंग में प्रॉब्लम है, हम उठा के बिल्डर को एक मेल डाल दो मेरे थ्रू, मैं वो करके देगा, उसके लिए मैं कंसल्टेशन लूंगा। ऐसे चालू हो रहे हैं, ठीक है ना बात? हर चीज अभी नहीं बोलना है। तो अब मेरी बात समझो, नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, इट्स अ फैक्ट। मेनी ऑफ माई क्लाइंट हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, अरे यार देखो, एक मैं बात बताऊं, मेरे खुद के जिस फ्लैट पे मैं रह रहा हूं, वी टूक इन 2010 और 2012, उसका हमें घर का टाइल और हमें चीजें बदलनी पड़ी, लीकेज इशू, 1 लाख रुपए खर्चा है। इट लेटेस्ट 3 years बैक, मतलब द फ्लैट वॉज ओल्ड, वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है ना बात? 1 लाख रुपए हमें टाइलिंग और वाटर प्रूफिंग पर बिल्डर की गलती के वजह से भरना पड़ा। खून नहीं खोलेगा क्या? फुकट का पैसा गया ना। अरे
बात 1 लाख की नहीं है, बट अननेसेसरी का है, राइट? बट नाउ आई हेल्प माई क्लाइंट्स टू, भाई तुझे बिल्डर से तकलीफ है 3-4 लाख, अभी क्लाइंट 2 करोड़ का घर लेगा, छोटा मोटा रिपेयर मेंटेन तो 1-2 लाख रुपए मतलब आ ही जाएगा, जो बिल्डर की गलती है। अगर मैं एक मेल डालने का जैसे बोल रही 20,000 ले लूं और क्लाइंट का 2 लाख का फायदा हो जाए, तो क्लाइंट मुझे देगा कि नहीं देगा? देंगे ना यार। तो ये नॉलेज है रेरा में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये टॉपिक आने वाला है, दैट इज महारेरा और रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली लीगल मेट्रोलॉजी, ये शब्द ही नया है, सब नई नई दुनिया लग रही है ना। माय गॉश, कहां पढ़ के आ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, अब देखो जमाना कहां जा रहा है। मतलब आपके घर वालों को बोलोगे लीगल मेट्रोलॉजी, गाली दी है, ऐसा बोल सकता ना? हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी कहां से है, पता है क्या है लीगल मेट्रोलॉजी? क्या गेस कर सकते हैं? आएगा कुछ बच्चों को, आएगा 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 आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है आएगा। व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी? मेट्रो को लेके, जो अभी मेट्रो सिटी को लेके, अंजलि बहुत आगे जाएगी जिंदगी, ताली बजाओ अंजलि के लिए। ऑल द वे अंजलि यूपी से आई है और वो मेट्रो सिटी की बात कर रही है, करेक्ट है? कहां से? वाराणसी, राइट? बोलो। हाँ हाँ भाई, क्या लग रहा है आपको? आप कहां से आए? संभाजी नगर से आए। आप कहां से आए? परभनी से आए। दोनों का स्पेक्स अच्छा दिख रहा है, थैंक यू। हाँ, अरे होने देना है यार, उसको डरा मत ना यार, तू डराता क्यों है? हाँ, बोलो आप कहां से हैं? हाँ, रत्नागिरी से हैं। आम आ जाएंगे अपने, आम का काम हो गया। और एक बैच में रत्नागिरी से कोई तो आया हुआ है, वो इसमें बैठा है, रत्नागिरी से आम आ जाएंगे भाई, आएगा ना? हाई बोलना पड़ेगा, शर्म आई है। चलो, लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, मेरी बात सुनना, समझना, अंडरस्टैंड। लीगल मेट्रोलॉजी इज अ लॉ विच इज बेसिकली द वेट्स एंड मेजर्स। सुना मेरी बात, वेट्स एंड मेजर्स। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में पानी पुणे में लीटर पे बिक रहा है और बाकी जगह पर केजी पर बिक रहा है। ऐसा हुआ है कि पानी आप खरीद रहे हो एक जगह पे लीटर पे, एक जगह पर केजी पर, और एक, चलो ठीक है सपोज केजी भी, एक जगह पर 1 केजी थोड़ा अलग आ रहा है और दूसरी जगह पे 1 केजी अलग आ रहा है। एक्यूरेसी पूरे इंडिया में सेम रहेगी, द वेट्स एंड मेजर एक्यूरेसी विल बी द सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कोई ग्रोसरी स्टोर में गए, आपने भैया 1 किलो दाल देना, आप वजन कांटे को देख रहे हो, गुस्से में देख रहे हो, 2 ग्राम कम आया, भैया की बैंड बजा देंगे, ओ भैया 2 ग्राम चोरी कर दे, हाँ, और 2 ग्राम एक्स्ट्रा दिया। क्या कंजूस आदमी यार, 2 ग्राम कम कर रहा है अभी इसमें से। करा है कभी आपने ऐसा? सही बता, झूठने वाला, जो नहीं बोल रहे हैं ना वो काम नहीं करते घर में, ये सच है। कभी कुछ खरीदने गए, आप कुछ खरीदने गए, 1 केजी कुछ खरीदने गए और आपका पूरी आंख की नजर उस वजन कांटे पर है कि बस भैया ने 2 ग्राम कम देना, गए भैया उड़ा देंगे। बट यही चीज मैगी खरीदते समय चेक किया क्या आपने? क्यों मैगी एरर नहीं कर सकता है? तो एरर हो सकता है, पैकिंग करके आता है ना, तो जो पैक कमोडिटी होती है ना, उसका जो कानून है, जो पैक कमोडिटी पर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटेड बाय, पैक्ड बाय, इस कानून में पढ़ने वाला है। जो पैक्ड कमोडिटी बहुत चलता है, सोचो आपको शैंपू खरीदना है, 1 रुपए का शैंपू, भैया चम्मच में ले रहे शैंपू, कैरी बैग में रसी, ये लो 1 रुपए का शैंपू। गया वो जमाना है क्या? वो जमाना नहीं है। आज कौन सा जमाना है? पैकिंग। पैकिंग थोड़ी अट्रैक्टिव बना दो, अंदर घटिया डाल दो, लोग पैकिंग देख के खरीदते, और दिख रहा अच्छा खरीदते, दैट्स द इनसाइड। तो गाइस, पैक कमोडिटी के लिए जो कानून है, दैट इज बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी। प्लस वेट्स एंड मेजर, कौन सी चीज किसमें मेजर होनी चाहिए? पेट्रोल शुड बी मेजर्ड इन लीटर्स, मास इन किलोग्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी इन दिस, ठीक है ना बात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन सी चीज किसमें मेजर होनी चाहिए, ये कानून बताएगा, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज नथिंग बट वेट्स एंड मेजर्स। समझे मेरी बात?
और प्लस इतना एक्यूरेसी चाहिए इंडिया लेवल पर, क्या वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का 1 kg और यूएस का 1 kg मैच होना चाहिए ग्लोबली। ये कानून ये चाहता है। मतलब आप बैंगलोर से 1 किलो दाल खरीद रहे हो और पुणे से 1 किलो दाल खरीद रहे हो, दोनों 1 kg अलग अलग आएगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिलेगा। समझो मेरी बात। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, दो शॉपकीपर है, दोनों का 1 kg मैच एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ये एक्यूरेसी लाने पर इस कानून का बहुत बड़ा योगदान है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल मेट्रोलॉजी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं मैं आपको, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं समझो। मतलब मैं आपको एग्जैक्ट कंटेंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक में क्या चल रहा है। लाइक रेरा में क्या चलेगा, रेरा में क्या चलेगा, बिल्डर कंस्ट्रक्शन लाइन का कानून, करेक्ट है बात। लीगल मेट्रोलॉजी किसके बारे में, वेट्स एंड मेजर्स, करेक्ट है बात। सिमिलरली ये देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये क्या, आपके चहीते माल्या जी यहां पे कवर्ड है, बोला था ना, याद आ रहा है क्या? विजय माल्या जी, यहां विजय माल्या जी कवर्ड है। सुनो मेरी बात, आपके चहीते माल्या जी कवर्ड है, जो इंडिया भागकर इकोनॉमिक क्राइम करके भाग जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने स्पेशल कानून लाया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक। समझ रहे हैं? तो साहिल अगर क्राइम करता है, करेक्ट है, और साहिल क्राइम पैसा वगैरह लूट कर भाग जाता है, अरे मतलब मैंने देखा है कि यार कैसा बेशरम होते हैं यार वो लोग, घूम रहे हैं यूके स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, मैंने बताया था ये चीज, करेक्ट बात। नीरव मोदी इंटरव्यू दे रहा है, वहां मस्त बढ़िया रह रहा है, इधर देश में इतना बड़ा 100 करोड़ प्लस उन्होंने क्या कर रखा है, इकोनॉमिक क्राइम करके चले गए और वहां पर आराम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने, मोदी जी ने कानून लाया, दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और इनके तहत, इनको पता है मतलब नीरव मोदी का, मैंने बोला था 100 करोड़ नहीं, कम से कम और कई एकड़ का बंगलो अलीबाग में उड़ा दिया इन्होंने, इलीगल कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करके उड़ा दिया। इसका वीडियो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पे कॉपीराइट इश्यू आएगा, बाद में आगे लेक्चर्स में दिखाऊंगा। मतलब कैसे उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना है, क्या करना है, क्योंकि आज जिस कंपनी के डायरेक्टर अगर भाग जाएंगे, सीएस को एडवाइस करना है कि आप गलत कर रहे हो और क्या क्या उसके ऊपर पनिशमेंट्स है। समझो मेरी बात, क्राइम करवाना नहीं है, एडवाइस करना है कि करना नहीं है। कौन सा कानून है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस। मनी लॉन्ड्रिंग ये चला ना नोटबंदी में, पेट्रोल पंप पे पैसा दे के आ रहे हैं, कन्वर्ट करके नोट बदल रहे हैं, कह रहे 2000 की, कौन से 500 की नोट बंद हुई थी, 1000 की नोट बंद हुई, पेट्रोल पंप पे चिपका दिया, कन्वर्ट कर रहे हैं। लोग फोन कर रहे हैं, अरे कैश कितना पड़ा है, 50 लाख, कोई बोले मेरे पास 2.5 लाख दे दे, उसके अकाउंट पे लिया, इसके अकाउंट पे, कितने लोग ने लिया बताओ। ये देखो अथर्व स्माइल करके बोल रहा है, ये बेशरम करे। तो अब ये देखो, ऐसा जो मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब हम इसको बोलते हैं बीएमडब्ल्यू, ब्लैक मनी व्हाइट कन्वर्जन। क्या बोल रहे हैं, बीएमडब्ल्यू, व्हाट इज बी, ब्लैक, एम एंड डब्ल्यू, ऐसा घर पे मत बोलना कुछ भी, करेक्ट बात। ब्लैक मनी व्हाइट कन्वर्जन, जो इलीगल मनी, जस्ट इमेजिन ये आदित्य जो है ना, इसने एक का मर्डर किया और मर्डर करके इसको 50 लाख रुपए मिले मर्डर करने के। 2 मिनट सोचना। अब आदित्य बोला 50 लाख, चलो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, माय लॉर्ड माय बिजनेस एंड प्रोफेशन इज डूइंग मर्डर और मैंने जीएसटी भी भरने को मैं रेडी हूं। उसको 40 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, बोलता अभी मैं मर्डर, क्या लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस डूइंग मर्डर एंड एक्सटॉर्शन, जस्ट इमेजिन। और 40 लाख रुपए की लग्जरी कार या 40 लाख रुपए की नॉर्मल कार खरीद के आ गया। इनकम टैक्स वाला पागल नहीं बैठा है, गवर्नमेंट पागल नहीं बैठा है, क्राइम का पैसा आप इकोनॉमी में यूज कर रहे हो, हम आपको रोकेंगे, जिसका कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आप सुनते हैं ना न्यूज में, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने रेड डाली है, ईडी इनके घर पे जांच पड़ताल करने गया है, ये कानून के तहत जाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर पे जा रहे हैं आजकल। चिदम्बरम के घर पे अरेस्ट हुआ था, मालूम है आपको ये बात, रातों रात हंगामा हुआ, चिदम्बरम जी को उठाया वहां से उनके घर से, तो ईडी ने जांच पड़ताल करी, ये कानून के तहत। समझो मेरी बात, एक एक लोग जो अंदर जाके बाहर आ रहे हैं, ये कानून के तहत। ये दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ इन एप्लीकेबल ऑन सीएस सीएमए ऑल्सो। मतलब आपको भी बच के रहना है। आप किसी क्लाइंट के साथ क्रिमिनल पैसा ये सारा करोगे, ये चीज नहीं चलेगी, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये देख रहे हो, बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी ट्रांजैक्शन वो गाना मैं लिंक करता हूं हमेशा,
तू प्यार है किसी और की तुझे चाहता, सॉन्ग गाओ। तू गाएगी, तू गाएगी, छोरी गाएगी तू? नहीं, अरे ऑनलाइन वाले यूट्यूब वाले बड़े गाना गा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं जिन्हें वो गाना। अरे कंसेप्ट तो सुनो, अरे कंसेप्ट तो सुनो, तुम भटक जा रहे हो, तुम कहीं अलग जा रहे हो, मैं अलग बात कर रहा हूं। 2 मिनट, क्या गाना है बोलो? नहीं 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 गाना, अरे मेरे को बताओ। बेनामी, नहीं नहीं 2 मिनट। बेनामी ट्रांजैक्शन बताओ। बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब पैसा किसी और का, प्रॉपर्टी किसी। अभी आप देखोगे ना, जस्ट इमेजिन, चलो अपन एक काम करते हैं, आपके सामने अपन एक काम करते हैं, अपन राहुल गांधी जी का नेटवर्थ निकालते हैं। हु इज रिचर, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? लेट अस सी। चलो अपन एक स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। नहीं नहीं पता नहीं, अपने को नहीं पता। माय गॉश, व्हाट अ स्टाइल। उनका भी स्टाइल देखो ना, मोदी जी का। ऐसा लग रहा है लुंगी डांस पे तो नहीं डांस हो रहा है। अरे 2 मिनट रुको ना, मैं ढूंढ रहा हूं, सुनो मेरी बात, मैं ढूंढ रहा हूं, ध्यान दीजिए। राहुल गांधी की सैलरी कितनी देखते हैं? 1 मिनट रुको। कितना है भाई? मुझे इतने अमाउंट समझ में नहीं आते, आप लोग कोई बड़े अमाउंट समझ में आते हैं, बोलिए। नाइनटीन। ये देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज होल्डिंग 2.23 करोड़ एसेट एंड राहुल गांधी जी इज होल्डिंग ओनली 14.85 करोड़ एसेट। अरे बट उनके हिसाब से जो भी ये कब का स्टैटिस्टिक रहेगा, 2020 का रहेगा, चलो आगे का अगर 22 का देखते हैं, करेक्ट बात, तो समझ लो नियर बाय इतना ही दिख रहा है। एसेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एज ऑन दिस 2.23 करोड़ एंड दिस इंक्रीज फ्रॉम दिस टू 14.8, चलो 20 करोड़ पकड़ लो। आज के जमाने में 10-15 करोड़ की संपत्ति होना इज अ नॉर्मल थिंग फॉर अ पॉलिटिशियन, नॉट फॉर अस। आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? तो मेरी एक बात मानो, क्या ये सुन के अच्छा लग रहा है आपको? आपको अगर बोलेंगे कि सुना मेरी बात, कि राहुल गांधी जी के पास सिर्फ 5-10 करोड़, या कोई और पॉलिटिशियन, राहुल गांधी जी पर्टिकुलरली नहीं, कोई और पॉलिटिशियन, करेक्ट है, वो सिर्फ 2 करोड़ का आदमी है, उसका और कोई पैसे ही नहीं है, समझो मेरी बात, बट उनका ड्राइवर रिच निकल रहा है, उनका चपरासी के नाम पर 50-100 करोड़ की संपत्ति होगी। ये है बेनामी, पैसा किसी और का, नाम किसी, समझे? तो ये कानून चाह रहा है, और पता है डीमोनेटाइजेशन आते ही मोदी जी का अगला हमला था, इन्होंने इतने अमेंडमेंट लाए इसके अंदर 2016 में, और इस कानून का महत्व बढ़ाया, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन। बेनामी, बदनाम, बेनाम, बेनाम का बदनाम मतलब जो प्रॉपर्टी पे नाम किसी और का है बट रियली वो एग्जिस्ट। इनफैक्ट मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, वेरी ऑनेस्टली, मतलब एक केस देखा है कि इंसान जिंदा ही नहीं है बट उसके पेपर जिंदा है, ऑन पेपर जिंदा है, और उसके नाम पे प्रॉपर्टीज है। लोग बोगस आईडी बना के रखते हैं, बोगस आधार बना के रखते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, और वो पॉलिटिशियन के घर पे 100 ऐसे पेपर मिलेंगे और उनके नाम पर, एक्चुअली यहां पर यूट्यूब राइट्स हिट होगा, बट मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं बस ऊपर ऊपर दिखा रहा हूं, नरेंद्र मोदी ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको, उनके स्पीचेस में दिक्कत आ रहा था, क्रैक्स डाउन ऑन बेनामी डील्स, पीएम मोदी सेज इज नेक्स्ट टारगेट इज बेनामी प्रॉपर्टी। तो इन्होंने अपने गोवा में पहली स्पीच आई थी इनकी, मोदी जी की, उस स्पीच में उन्होंने इशारा दे दिया हम कानून ला रहे हैं, कानून ऑलरेडी था, इसमें अमेंडमेंट लाया और इस कानून को इतना इंपॉर्टेंटली बढ़ाया। उन्होंने बोला कि अब जो बेनामी प्रॉपर्टी है, कि उन्होंने तो भारी स्पीच ऐसा ऐसा वो एक्टिंग करके उन्हें स्पीच दिया था, बहुत अच्छा स्पीच था, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको जब वो टॉपिक चालू होगा, कि बेनामी प्रॉपर्टी ऐसा बोलते, वो ऐसा बोलते, दिल्ली के बाबू का गोवा में विला है, ऐसे कैसे, बाबू गोवा में क्या कर रहा है, ऐसा उनको डायलॉग है, नॉट योर बाबू, पॉलिटिशियन बाबू।
अरे समझ रहे हैं मेरी बात? आप अलग बाबू में चले गए। करेक्ट बात। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, समझो कि भाई साहब उनके स्पीच में बोला है कि दिल्ली का बाबू का मुंबई में घर है, गोवा में घर है, वहां विला है। मैंने आपको बोला था ये बात। करेक्ट बात। तो आपको ये समझना है कि ऐसे कैसे इतने सारे प्रॉपर्टी कहां से खरीदे, करेक्ट है, ये कैसे खरीदे, पैसे कहां से आए, ये ब्लैक मनी अपने ड्राइवर, क्लर्क, चपरासी के नाम पे डालकर संपत्ति खरीद रहे। इनकी नेटवर्थ रहेगी 10 करोड़, बट ये हजारों करोड़ के मालिक कैसे बने? समझो मेरी बात। तो इसका जो कानून है, दैट लॉ नेम इज बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन। थोड़ा थोड़ा समझ रहे? एक से एक धुरंधर टॉपिक है यहाँ पे, मतलब एक एक तोड़ मेहनत होने वाली है, मजा भी आएगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी और पॉसिबल भी है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। ओके गाइस, तो बेनामी ट्रांजैक्शन समझे। कॉम्पिटिशन एक्ट, कॉम्पिटिशन इज गुड और बैड? ये मैंने आपको पूछा है, गुड और बैड? 100% गुड। वाई? वाई गुड? क्या होता है, क्या फायदा है? एक बात बताओ, कंपटीशन से क्या होगा? हाँ, बिजनेस डेवलप होगा। क्या फायदा है कंपटीशन का? मुझे नहीं लगता फायदा है, आप बताओ क्या फायदा है? बेस्ट फ्रेंड्स, और ज्यादा मेहनत करेगी। ओके आप लोग का स्कूलिंग में ग्रेड सिस्टम था कि परसेंटेज सिस्टम था? नहीं नहीं नहीं, 8 9 10 नहीं पूछ रहा हूं मैं, उससे पहले क्या था? ग्रेड सिस्टम था, करेक्ट है, और बाद में परसेंटेज आया, राइट? 8 9 से होता है या 10 से होता है? 9 से। मैं थोड़ा, मतलब हमारे टाइम पे सब परसेंटेज ही था। बिलीव मी, जब एक एक मार्क कम ज्यादा था ना, 2 से 1 मार्क ज्यादा आया तो अलग ही खुशी रहती थी, और 1 मार्क कम आया किसी और से, इसकी ऐसी की तैसी यार शह। तो एक एक मार्क का कंपटीशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और अपने को लगता है, अपने को पढ़ना नहीं है, बट अपने को लगता है कि अपने को थोड़ा 1 मार्क ज्यादा मिलना चाहिए था। बट ग्रेड सिस्टम में जिसने 60% भी लाया या 70 भी लाया, सब सेम ग्रेड, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन विल रेड्यूस। नहीं लग रहा आपको? तो कंपटीशन इज गुड। जस्ट इमेजिन आपके कॉलेज के बाहर, मैं हमेशा बोलता हूं, एक फोटोकॉपी की दुकान है, उसका एटीट्यूड देखने का, क्या हो जाइए, रुको जरा 15 मिनट लगेगा, चिल्लर लेकर आओ, चेन नहीं है मेरे पास, ये वो। समझे मेरी बात? और वही कॉलेज के बाहर 10 फोटोकॉपी का शॉप रहेगा, अरे भैया 10 मिनट लगेगा, थोड़ा रश है, तो रुको ना, आप जाके हम जब तक रेडी कर ले, अच्छे से बात करेंगे, करेगा। आज टेलीकॉम सेक्टर में, समझना मेरी बात, टेलीकॉम सेक्टर में जैसे एग्जांपल है, जब जियो आया, इन्होंने ना, अंबानीज ने ना 2 बार टेलीकॉम सेक्टर को हिलाया, मालूम है आपको ये बात? 2002-3 के आसपास इन्होंने लाया कम रेट में हैंडसेट, मोबाइल हैंडसेट, 1000-1100 रुपए में मोबाइल फोन आता था रिलायंस का, तब टेलीकॉम सेक्टर हिला, और हैंडसेट तो उन्होंने कॉमन कर दिया। अब जियो ने टेलीकॉम के रेट्स रिड्यूस कर दिए, आज हर एक के पास इंटरनेट है, हर एक के पास अनलिमिटेड कॉल है, हर एक के पास अनलिमिटेड एसएमएस है। हमारे टाइम पर हमें तो एक एक एसएमएस की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, समझ आया मेरी बात? वो रिचार्ज करने स्क्रैच कार्ड नहीं रे, एसएमएस की कीमत बोल रहा हूं मैं, तू नहीं समझेगा। तो आपको ये समझना है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं, कंपटीशन से सबके पास, कंपटीशन के सबके घरों में हैंडफोन आ गया, फोन आ गए, मोबाइल कनेक्शन आ गया, इंटरनेट आ गया, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कंपटीशन इज नीडेड फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अ चीपर रेट। कंपटीशन से अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, आपको समझना मेरी बात, क्वालिटी चीजें कम रेट पर अवेलेबल रहेगी और सबके घरों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दैट्स द मेन थिंग, करेक्ट गाइस? तो कंपटीशन इज नीडेड, एंड उसके लिए कानून आया, कंपटीशन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट लिखा है वहां पे मिस्टेक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जागो ग्राहक जागो, जागो रे जागो रे जागो रे, बोलते ना एसएमएस आता है, ओटीपी शेयर ना कीजिए, करेक्ट बात, ऐसा आता है। आरबीआई कुछ गाइडलाइंस आते हैं, बैंकिंग गाइडलाइंस आते हैं, आपको कंपनी बोलता है वी डोंट कॉल यू फ्रॉम अ प्राइवेट नंबर, वी ओनली एसएमएस बाय दिस नेम, करेक्ट बात। कंज्यूमर राइट्स, अगर आपको, मैं आपसे 10,000 की फीस लेके भाग जाऊं, एग्जाम्पल, क्या आप मुझ पे केस करने का सोचोगे? केस करोगे? अरे बेशर्मो, प्रैक्टिकली बताओ, करेंगे?
अरे क्या ही है? अच्छा ठीक है, आपने 2 रुपए का चॉकलेट खरीदा और वो भैया ने 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, क्या 3 रुपए के लिए केस करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप सोचोगे जुडिशियल प्रोसेस है वेरी लेंदी प्रोसेस और हैरेसिंग प्रोसेस। तो कंज्यूमर कोर्ट बने छोटे छोटे केस रजिस्टर करने के लिए। मेरा भरोसा मानना, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अमेजोन का दिखाता हूं। अगर मेरे पास इसमें मेल है तो मैं दिखाता हूं, अगर मेल है तो मैं दिखा सकता हूं। नहीं, वो एक्चुअली उनका ये जाके ही करना पड़ता है, मतलब उनका लॉगिन पे रजिस्टर करना पड़ता है सारी चीजें। ठीक है, नहीं मिल रहा है मेरे पास सरफेस प्रो 4 एक टैब है, मैंने खरीदा था, उसका मैंने कीबोर्ड खरीदा था। उसका कीबोर्ड बहुत महंगा था, 5-6 हजार का कीबोर्ड था। वेरी ऑनेस्टली मेरे पास तो टैब अभी घर पे है, करे तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट। कीबोर्ड अमेजोन से 15 दिन डिले आया, 15 दिन डिले आया। मैंने इतना बड़ा मेल लिखा और डिले, करेक्ट है बात, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अटक गया, मेरा मीटिंग्स अटक गए, मेरे असाइनमेंट अटक गए, बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखा। दे वर फोर्स टू कॉम्पेंसेट मी विद 500 रुपीज। बात 500 की नहीं है, बट उनसे रिकवरी करने की बात है, समझे मेरी बात? कैंसिलेशन रिफंड की बात नहीं चल रही, कीबोर्ड भी आना चाहिए और रिफंड भी, मतलब डैमेज मिलना चाहिए। कंज्यूमर लॉज इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, छोटे छोटे लूट मारी जो चल रही है ना, इसको रोकने के लिए हमने कौन सा कानून लाया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक केस पढ़ाऊंगा जहां पर एक बंदा, मैंने बोला भी है, एक्स स्प्रे लगाने के बाद, याद आ रहा आपको? एक्स स्प्रे लगाने के बाद दैट एज पर द एडवर्टीजमेंट उसे वो ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वो केस करता है कंपनी पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है, आप गूगल पे डालोगे, इट्स अ स्टोरी विच इज रिटन, आई सर्च, मिला। Major marketing and legal embarrassment for HUL. A 26-year-old man has filed a case against a FMCG company which owns the Axe brand for men for cheating and causing him mental suffering. He was unable to attract a single girl. Frustrated man files a case. समझो मेरी बात? तो आप बोलोगे मैगी 2 मिनट में नहीं बन रही, हम केस करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे अभी सोचो, एक्सप्रेस 100-200 रुपए जो भी रहेगा, क्या आदमी सोचेगा केस करने का? जनरली नो, जनरली। बट कंज्यूमर लॉ इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, दे आर ट्राइंग टू सी दैट छोटे छोटे फ्रॉड भी रोके, 200-500 की लूटमारी बंद हो और इसके ऊपर भी केसेस बने, लोग हिम्मत करके केस करें और एक्शन ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट गाइस? तो छोटे छोटे केसेस भी पॉसिबल है, स्मॉल केसेस भी पॉसिबल है, विच इज वेरी क्लियर, एंड दैट इज बेसिकली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वेरी वेरी क्लियर गाइस? अरे यस और नो? तो ये आपके पूरे लॉज बताए। तो टॉपिक्स कितना, अभी तक तो हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी नहीं है। 5 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है: ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड डिजाइन। हर एक का लॉ है। और इसके ऊपर फाइनल पर इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इलेक्टिव सब्जेक्ट, ओपन बुक एग्जाम। आपको फाइनल पर बुक लेके जाके एग्जाम लिखनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? फाइनल पर कितने सब्जेक्ट है बताया आपको? 7, जिसमें से 2 ओपन बुक है, मतलब बुक लेकर एग्जाम लिखनी है। वन ऑफ द पेपर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इतना स्ट्रांग बना लो कि फाइनल पर आपको आसान जाए। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? करेक्ट बात? तो ये जो है, अच्छा देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है बताइए? व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? यस, वेरी ट्रू। अ प्रोडक्ट लिंक टू प्लेस, प्रोडक्ट लिंक टू प्लेस, इसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब एग्जांपल है महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरीज, आगरे का पेड़ा, मथुरा का जो भी है एक्सेट्रा, कश्मीर एप्पल्स, कश्मीर केसर, स्कॉटलैंड चीज, चाइना का वायरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग? तो आपको यह समझना है कि आज कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री को बिलोंग करता है। स्विस वॉचेस, करेक्ट है बात? या अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप बात करो नासिक ग्रेप्स, ओके, नागपुर ऑरेंजेस, ओके, या रत्नागिरी, करेक्ट है बात? रत्नागिरी यहां बैठा है,
उसके बाद ऐसे अलग अलग चीज, अलग अलग एरिया से कोई चीज फेमस हो जाती है, उसे हम बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। करेक्ट है। लोनावला चिक्की, वहां का गए, ये चिक्की का गए, हाँ लोनावला चिक्की, हाँ बनारसी, या बनारस से था ना, तो बनारसी साड़ी मेरी वाइफ के लिए लेकर आना, ठीक है ना भाई। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट, अंडरस्टैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, जोग्राफिकल इंडिकेशन। करेक्ट है बात, इसका लॉ है। करेक्ट है। कॉपीराइट, म्यूजिक, गाना, ठीक है ना बात, बुक्स, नॉवेल्स, करेक्ट, मूवी, करेक्ट है, कॉपीराइट, वीडियो लेक्चर्स, इसका जो कानून है, आप बहुत सारी कंपनी, फिल्म कंपनी में काम कर रहे हो, आप कोई पब्लिशिंग हाउस में काम कर रहे हो, तो आपको कॉपीराइट लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर। सिमिलरली ट्रेडमार्क, लोगो, करेक्ट बात, लोगोस लाइक मैकडोनल्ड्स का एम, आपका फेवरेट एप्पल का ये जो भी है, क्या बनाया मैंने, ठीक है, एप्पल नहीं है ऐसा, एक मिनट रुको, मैं एप्पल कैसा है, वो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, उल्टा किया है। अच्छा काटा इधर से है क्या, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, अरे ये लग रहा है बर्ड उड़ रहा है, एक मिनट रुको, जो भी रीजन है ऐसा नहीं रहे, इसको इसको ये ऊपर ऐसा भी है क्या, और कौन सा लोगो आता है आपका, अरे ये सबसे इजी है ना, ये क्या है, क्या है, जो भी समझना है समझो, हाँ साइकिल, अगरबत्ती, साइकिल बनाएंगे अपन, अरे कम ऑन, आई एम, दिस इज द आर्ट, आई एम दी, तो ट्रेडमार्क लॉ आएगा। पेटेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट आजकल इनोवेशंस पर है, करेक्ट बात। एंड डिजाइनिंग इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, गोल्ड ज्वेलरी डिजाइनिंग, कार डिजाइनिंग, करेक्ट बात, ये सब डिजाइनिंग जो प्रोडक्ट को एक सेलेबल, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है, उसको लेकर जो लॉ है दैट इज डिजाइन। सो गाइस, ये आपका सिर्फ बातों बातों में सिर्फ हमने इंडेक्स पे बात किया है आज, समझ रहे हैं, आज के लिए इंडेक्स पे हमने बात किया है। बहुत तूफानी पोर्शन है, मजा आएगा, खूब मेहनत होगी। जेन्युइनली जो बच्चा कमिंग दिसंबर देने का प्लान कर रहा है, एक देने का देख रहा है, तो इज्जतदारी में आ जाना है, पूरे सारे लेक्चर अटेंड करने हैं, पॉसिबल है कमिंग इस पे, करेक्ट है, आपको एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, ठीक है। आज एक दो दिन हम थोड़ा कंफर्ट पे चलेंगे, फिर लेक्चर्स के आज बढ़ने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर, करेक्ट। तो अपन कल मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका आज 2 लेक्चर था, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।